ये एपिसोड देखने से पहले अगर किसी ने पहली एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले वो जाके देखा हो। एपिसोड 12 की स्टार्ट में हमें साल दिखाया जाता है 1992 का। कंट्री थी रशिया। हम दूसरे को गुरियम्पू को एक बिल्डिंग पर देखते हैं। इन्हें मिशन मिला था डॉक्टर कांग को बचाना था जिसके पास ब्रीफकेस का पासवर्ड है। दूसरे गुरियम्पू को अपने साथ बांधता है। उड़कर वो उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसे एक रशियन गैंग ने पकड़ा हुआ था। वो आदमी उसे ब्रीफकेस का पासवर्ड खोलने का कहता है। डॉक्टर कहता है कि अगर उसने पासवर्ड लगाया तो वो लोग उसे मार देंगे। वो आदमी उससे कहता है कि उसके पास 3 सेकंड है पासवर्ड लगाने के लिए। दूसरे गुरियम्पू को नीचे फेंकता है। वो उस आदमी पर जाके गिरता है। सब लोग उसे गन दिखाते हैं। दूसरे उन सबको शूट करता है। दूसरे छुपकर उन पर फायरिंग करता है। गुरियम्पू भी उनसे फाइट करता है। उन दोनों ने सबको मार दिया था। रास्ता साफ देखकर डॉक्टर टेबल के नीचे से बाहर निकलता है। एक आदमी अभी भी जिंदा था। वो उसके ऊपर फायरिंग करता है। गुरियम्पू उसे बचाता है। दूसरे को उस आदमी को शूट करके मार देता है। डॉक्टर को साउथ कोरिया लेके जाना था। दूसरे को उन दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकता था तो वो गुरियम्पू को वहीं छोड़कर चला जाता है। वो बेचारा वहीं रह गया था। वो उसे वापस आने का कहता है कि वो रशिया से बाहर अकेले कैसे जाएगा। उसे तो अपने घर का रास्ता तक याद नहीं रहता। ये दोनों अब हांगकांग में थे। वो लोग डम्पलिंग्स लेकर खाते हैं। बुलेट्स निकालने के लिए दूसरे को उसे चाकू देता है जो कि उसके बाप ने उसे दिया था। गुरियम्पू उससे अपनी बुलेट निकाल कर उसे चाकू वापस करता है। अब हम एपिसोड 9 की एंडिंग में पहुंचते हैं जब दूसरे को पकड़ा गया था। एजेंसी वाले दूसरे को पकड़ते हैं। दूसरे उनमें से एक आदमी को पकड़ता है। वो अपने गन को चेक करता है तो उसके पास गन नहीं थी लेकिन वो गन तो मी हियान के पास थी। वो उसके ऊपर गन तानती है। ये देखकर दूसरे को उस आदमी को छोड़ देता है। वो अपना चाकू नीचे फेंकता है। एजेंसी के लोग उसे पकड़कर बॉस के पास लाते हैं। मी हियान रोते हुए वो चाकू उठाती है। बॉस उससे नॉर्थ कोरिया के बारे में रिपोर्ट मांगता है। वो उससे कहता है कि मिशन फेल हुआ है या सक्सीड। दूसरे कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो एक ऑर्डर था। दूसरे कहता है कि अगर उसे रिपोर्ट ही चाहिए वो रिपोर्ट ब्लू हाउस को करेगा जो ऑर्डर बॉस ने उनके लिए दिए थे। बॉस कहता है कि क्या वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देगा। दूसरे कहता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ धोखा कर रही है। बॉस कहता है कि क्या उसे पता है कि धोखा देना कैसा होता है। दूसरे कहता है कि वो मी हियान का ख्याल खुद रखेगा, यही कि वो जिंदा रहेगा और नॉर्थ और साउथ उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ये बोलकर वहाँ पर खड़े एक गार्ड पर वो हमला करता है। उड़ने के साथ साथ उसकी भागने की स्पीड भी बहुत तेज है। वो उस गार्ड की गन से बॉस के ऊपर फायरिंग करता है। रूम में मौजूद जितने भी गार्ड्स थे वो उन सबको मारता है। बॉस की एक आंख इंजर्ड हो गई थी। वो बॉस को पकड़कर खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है। सारे एजेंट्स नीचे खड़े थे। बॉस उन्हें शूट न करने का ऑर्डर देता है। मी हियान भी उनके दरमियान खड़ी थी। दूसरे गन मी हियान की तरफ करके उसे शूट करता है। गोली उसे नहीं बल्कि गुरियम्पू के बाजू में लगी थी। उसने मी हियान को बचाया। दूसरे बॉस को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब फ्लैशबैक में हमें पता चलता है दूसरे ने पकड़े जाने से पहले खुद अपनी गन मी हियान को दी थी। वो मी हियान को अपनी नाइफ गुरियम्पू को देने का कहता है। मिशन पर जाने से पहले उसने गुरियम्पू को इशारों में बता दिया था कि वो उसके बाजू पर शूट करेगा। तभी दूसरे ने गुरियम्पू को उसे बचाने का कहा क्योंकि वो सबके सामने उसे शूट करके ये शो करना चाहता था कि उसे अब मी हियान से नफरत है ताकि दूसरे के जाने के बाद कंपनी वाले मी हियान का पीछा छोड़ दे। मी हियान गुरियम्पू को वही नाइफ देती है। गुरियम्पू उससे अपनी बुलेट निकालता है। कंपनी वालों को बॉस ब्लू हाउस के करीब एक ट्री पर लटका मिला था। इस इंसिडेंट के बाद से ब्लू हाउस ने इस कंपनी को बंद कर दिया। दूसरी तरफ मी हियान का फादर भी मर जाता है। अब वो अकेली रह गई थी। उसे अब एक नई जगह जॉब मिल गई थी। वो हमेशा आसमान की तरफ देखती है कि किसी न किसी दिन उसे दूसरे नजर आ जाएगा। मी हियान को एक दिन दूसरे मिल ही जाता है। वो कहती है कि उसे लगा था कि वो उड़कर आएगा लेकिन वो तो चलकर उसके पास आया है। दूसरे मी हियान को उड़ाकर उसे ऊपर का व्यू दिखाता है। नेक्स्ट सीन में दूसरे और मी हियान का एक बेटा हुआ बोंगसुक। शहर से दूर वो लोग एक विलेज में रहते हैं। दूसरे कब एक फार्मर बन चुका था जो कि एप्पल फार्मिंग करता है। दूसरे ने अब उड़ना छोड़ दिया था। एक दिन बोंगसुक बहुत रोता है और रोते रोते वो उड़ने लगता है। यहाँ इन्हें फर्स्ट टाइम पता चला था कि बोंगसुक भी उड़ सकता है। ये देखकर दूसरे को उसके लिए पूरे घर में नेट लगाता है। वहाँ पर अब ऑर्गेनाइजेशन फिर से शुरू हो गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके NIS रख दिया था। फौज फिर से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहाँ पर जाता है। वो अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि सारे एजेंट्स को वापस बुलाया जाए गुरियम्पू को छोड़कर। बोंगसुक अब थोड़ा बड़ा हो गया था। दूसरे कहता है कि उन्हें नया घर लेना चाहिए। मी हियान कहती है कि ये घर अभी ठीक है, वैसे भी बोंगसुक इतना बड़ा नहीं हुआ। दूसरे चाहता था कि वो कहीं और जाकर रेस्टोरेंट खोलें। उस रेस्टोरेंट का नाम वो नामसान रखेंगे। मी हियान खाना बना लिया करेगी और वो वहाँ के बर्तन और सफाई कर दिया करेगा। बोंगसुक अपने माँ बाप को देखकर उड़ने लगता है। मी हियान और दूसरे एप्पल तोड़ रहे थे। बोंगसुक एक बटरफ्लाई के पीछे भागता है। मी हियान को बोंगसुक कहीं नजर नहीं आता। मी हियान की आवाज सुनकर दूसरे उसके पास जाता है। वो उसे कहती है कि उसे बोंगसुक कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरे आसमान में जाकर बोंगसुक को ढूंढता है।
उसे बोंगसुक मिल जाता है जो कि बहुत रो रहा था। सुबह दूसरे के पास एक आदमी आता है, वो उससे एप्पल खरीदने आया था। वो उसे पैसे देता है, दूसरे को उसे एप्पल्स का बॉक्स देता है। एप्पल लेने वाला आदमी था स्कूल का प्रिंसिपल। रात को एजेंसी वाले वहाँ पर आ जाते हैं। मी हियन को उनकी आवाज आती है, वो दूसरे को उठाती है। मी हियन को आवाजें सुनकर पता चल गया था कि उन लोगों ने उनके पूरे घर को घेर रखा है। दूसरे को उसे बोंगसुक के साथ जाने का कहता है, जबकि वो उन सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा। मी हियन उसे भी अपने साथ चलने का कहती है। दूसरे कहता है कि वो लोग एक साथ यहाँ से नहीं भाग सकते, वो दोनों पहले यहाँ से चले जाएं, बाद में वो आ जाएगा। दूसरे बाहर जाता है, उसके सामने खड़े थे जिन चैन, नाजू और इलेक्ट्रिक मैन जो कि उसे पकड़ने आए थे। वो उसे पकड़ने के लिए आगे होते हैं। दूसरे उनके एक आदमी को पकड़कर उनके ऊपर फायरिंग करता है। वो उनसे फाइट करता है। दूसरी साइड पर कुछ एजेंट घर के अंदर तलाशी लेने आए थे। मी हियन छुपी हुई थी। इलेक्ट्रिक मैन दूसरे के ऊपर हमला करता है। वो उसके हाथ को हथकड़ी से बांधता है। दूसरे उड़ता है, लेकिन उन लोगों ने हथकड़ी को रस्सी के साथ बांधा था। वो लोग रस्सी से उसे नीचे लाते हैं। मी हियन बोंगसुक को लेकर कार के अंदर बैठती है। दूसरे रास्ता साफ देखकर मी हियन को जाने का कहता है। मी हियन उसकी आवाज सुनकर वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। दूसरे के सामने मिशन सीगल का हेड आता है। वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ से मी हियन बोंगसुक को उठाकर उसी टाउन में आ गई थी। वो रेस्टोरेंट ऑनर से बस की टाइमिंग के बारे में पूछती है। वो कहती है कि आधे घंटे में बस आ जाएगी। मी हियन वहाँ से चली जाती है। हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि उसी शॉप में था। जॉन को NIS में एक डेस्क जॉब मिली थी। कोई और रास्ता ना पाकर उसे ये जॉब करनी पड़ती है। उसके लिए ये काम बहुत नया था। ये सब उसकी टाइपिंग से पता चल रहा था। वो अपना काम करता है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर बार बार एरर शो हो रहा था। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। वो बस से उतरता है, लेकिन वो अपना बैग बस में ही भूल गया था। जीही उसका वेट कर रही थी। इन दोनों की शादी हो गई थी। वो दोनों महीने में एक दफा बारबेक्यू करते हैं। जीही उससे उसके काम के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उसके लिए काम मुश्किल है। उसे अपनी एजेंट वाली जॉब ज्यादा पसंद थी। जॉन कहता है कि वो बिल्कुल बेकार हो गया है। जीही कहती है कि वो उसके लिए बेकार नहीं है। जॉन अपनी जॉब को छोड़ने के लिए रेजिग्नेशन लेटर लिखता है। वो अपने साथ वाले एम्प्लॉय से पूछता है कि अगर वो अपनी जॉब छोड़ दे तो क्या वो उस घर में रह सकता है। वो आदमी कहता है कि ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है, अगर उसने ये जॉब छोड़ दी तो उसका घर भी चला जाएगा। ये सुनकर वो अपनी उसी जॉब को कंटिन्यू करता है। वो घर आने से पहले बहुत ड्रिंक करता है। अपनी एबिलिटी की वजह से वो ड्रंक भी नहीं हो सकता। वो घर वापस आता है। जीही उसका वेट कर रही थी। जॉन रात तक अपना काम करता है। कंप्यूटर काम नहीं करता। वो एम्प्लॉय से पूछता है कि वो कैसे इसे ठीक कर सकता है। वो उसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करने का कहता है। जॉन कहता है कि उसने अगर ऐसा किया तो उसका सारा लिखा हुआ काम डिलीट हो जाएगा। वो आदमी उसे कहता है कि उसे कंप्यूटर कोर्सेज लेने चाहिए थे, ये कंप्यूटर की गलती नहीं। वो उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। जॉन अकेला बैठा था। वहाँ पर बॉस आता है। जॉन उससे पूछता है कि क्या वो अपनी जॉब पर वापस आ गया है, क्योंकि उसने सुना था कि बॉस परमानेंटली डिमोटेड हो गया है। बॉस कहता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आने की तैयारी कर रहा है। वो पूछता है कि क्या उसकी जॉब उसे सूट कर रही है, क्या उसे अपनी पुरानी जॉब याद नहीं आ रही जहाँ उसके अलावा कोई उसका काम नहीं कर सकता। बॉस उसे फिर से एक चांस देता है अपने पुराने काम पर वापस आने का। न्यूज में बता रहे थे कि नॉर्थ कोरिया से 20 स्पाई साउथ कोरिया में आए हैं। एक स्पाई पकड़ा गया और 11 ने सुसाइड कर ली, जबकि 8 स्पाइस भाग गए हैं। नेक्स्ट डे जॉन तैयार होता है अपने मिशन के लिए। उसे आर्मी के साथ मिलकर उन स्पाइस को ढूंढना होगा जो कि जंगलों में उन्हें ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट सीन में जॉन भी आर्मी वालों के साथ था। इनको 10 दिन हो गए थे उनको ढूंढते हुए। एक आर्मी वाला दूसरे से जॉन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि ये एक स्पेशल एजेंट है जिसको गवर्नमेंट ने इनकी मदद करने के लिए भेजा है। इनको उसका नाम तक पूछना भी अलाउ नहीं था। टेंट के अंदर कमांडर जॉन के लिए खाना लेकर आता है। कंटेनर बहुत गर्म था। जॉन उसे अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर कमांडर शॉक हो जाता है। वो जॉन को उनकी जैसी यूनिफॉर्म देता है। वो अपने शूज भी उसे देता है। स्पाइस को ढूंढते ढूंढते काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन इन्हें आदमी नजर आता है और वो था प्रिंसिपल। बॉस ने उसे भी उनकी मदद करने के लिए भेजा था। प्रिंसिपल रैंक में जॉन से छोटा है लेकिन एज में बड़ा। वो उससे कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो उसके साथ काम करेगा। वो एक अच्छी टीम बनकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। जॉन उससे पूछता है कि क्या उसके पास भी कोई स्पेशल पावर्स हैं। वो कहता है कि उसकी कोई स्पेशल पावर नहीं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में माहिर है। वो लोगों को अच्छे तरीके से लोकेट कर सकता है, क्योंकि कोई जितनी भी कोशिश कर ले जाते जाते वो अपना निशान जरूर छोड़ जाता है। वो उन निशानों को देखकर किसी भी इंसान को ढूंढ सकता है।
वो उनके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करता है। वो पाँव के निशान देखता है। यही करते करते 40 दिन हो जाते हैं। सर्च के 49 डे पर उन्हें फाइनली एक निशान मिल जाता है। वो कहता है कि ये पाँव का निशान 30 मिनट पहले का है, यानी 30 मिनट पहले यहाँ से गुजर कर कोई गया है। सब उस तरफ भागते हैं। वो जॉन को रोकता है। वो उसे कहता है कि इस ट्रेस में एक अजीब बात है, जो भी यहाँ से गुजर कर गया है उसकी पावर बहुत ज्यादा है। एक पाँव का निशान दूसरे पाँव के निशान से 2 मीटर के फासले पर है। इसका मतलब कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो कहता है कि अगर साउथ कोरिया के पास स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग हैं तो यकीनन नॉर्थ कोरिया के पास भी होंगे। वो उसे कहता है कि 1994 में उन लोगों को पता चला था कि नॉर्थ कोरिया भी स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी कंट्री के अगेंस्ट उन्हें यूज करने के लिए। नहीं तो एक सर्च ऑपरेशन के लिए इतने ज्यादा आर्मी वालों की क्या जरूरत। जॉन उनको बचाने के लिए जाना चाहता था लेकिन वो उसे रोकता है। वो कहता है कि जो ट्रेस उसे नजर आए हैं वो 30 मिनट पहले के नहीं बल्कि 10 मिनट पहले के हैं। वो कहता है कि थोड़ी ही देर बाद शूटिंग की आवाज आएगी। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन जॉन उन्हें बचाने के लिए भागता है। वो स्पाइस आर्मी पर फायरिंग करते हैं। उनके कुछ स्पाइस को वो मार देते हैं। जॉन देखता है कि एक स्पाई कमांडर को शूट करने वाला है। वो उसे बचाने के लिए जाता है। जॉन के हाथ पर गोली लगती है। स्पाई उनकी तरफ ग्रेनाइड फेंकते हैं। उनको बचाने के लिए जॉन उसके ऊपर लेट जाता है। बॉम्ब फटने के बावजूद वो जिंदा था। कमांडर भी उसे देखकर शॉक था कि आखिर वो चीज क्या है। एक स्पाई जॉन के मुंह पर शूट करता है। ये देखकर कमांडर उसकी तरफ फायरिंग करता है लेकिन उसे गोली लग जाती है। वो मर जाता है। दूर खड़ा एक आदमी उनके ऊपर चट्टान तोड़कर फेंकता है। वो एक के बाद एक चट्टान नीचे तोड़कर फेंकता है जिसके नीचे आकर काफी आर्मी वाले मर जाते हैं। जॉन अपने आप को बचाते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ता है। जॉन उस आदमी तक पहुंच आया था। जॉन उसे लात मारता है। दोनों में फाइट होती है। उस आदमी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके भागने की स्पीड भी तेज है। वो जॉन को बहुत मारता है। मार मार कर वो उसे पहाड़ी से नीचे गिराता है। वो कहता है कि अब तो वो जा रहा है लेकिन एक दिन वो फिर आएगा। वहाँ से छलांग लगाकर चला जाता है। सब आर्मी वालों की लाशें लाई जाती हैं। प्रिंसिपल उसके पास आता है। जॉन उसे कहता है कि वो अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाए। अगर उसने उसे दोबारा देखा तो वो उसे मार देगा। दूसरी तरफ जीही बारबेक्यू के लिए मीट कलेक्ट करती है। वो न्यूज चैनल में देखती है कि सर्च ऑपरेशन में जितने भी आर्मी वाले थे वो मर गए हैं। उसे डर लगता है कि कहीं जॉन भी न मर गया हो। तभी जॉन घर के अंदर आता है। जीही उसे गले लगाती है। वो उसे थैंक यू बोलती है जिंदा वापस आने के लिए। नेक्स्ट डे बॉस मीटिंग करता है इलेक्ट्रिक मैन नाजू और जिनचैन के साथ। वो उन्हें जॉन से मिलाता है। जिनचैन जॉन से हाथ मिलाता है। वो कहता है कि वो हर चीज कर सकता है, बस वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जॉन का हाथ क्रश कर देता है। जॉन भी जाते जाते अपना हाथ हील कर देता है। उसकी पावर देखकर वो तीनों हैरान थे। बॉस उनके फेसेस को देखकर हंसता है। बॉस जॉन को हमेशा बिजनेस ट्रिप के लिए भेजता था। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। यूसु भी पैदा हो गई थी। इसी तरह कुछ और दिन गुजरते हैं। वो जॉन को बिजनेस ट्रिप के लिए गुड बाय कहती हैं। एक दिन वो फिर से अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है। वापस आते हुए उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। वो तीनों भी उसके पीछे थे। जॉन घर कॉल करने के लिए जाता है। नाजू कहती है कि उसे भी घर जाकर अपनी बेटी को देखना है। जॉन को खबर मिलती है कि उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। ह्यूसो हॉस्पिटल में थी जबकि जीही मर जाती है। जॉन भागते हुए हॉस्पिटल में आता है। वो ह्यूसो से मिलता है। वो रोते हुए जीही के फ्यूनरल पर जाता है। वो उससे वादा करता है कि वो ह्यूसो का ख्याल रखेगा। ये बोलकर वो रोने लगता है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में।